हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेई मेन के कुछ आपके पीपीटीज करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए। इसमें मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने थ्योरीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दी। बिल्कुल मैं शॉर्ट आपको ट्रिक टेक्निक दूंगा, फिर आप मुझसे ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि सर आप तो बहुत जल्दी बता दिए। बिल्कुल जल्दी बताऊंगा क्योंकि करना आपको है, ढूंढना आपको है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थ्योरीज में मैंने इन सारी चीजों को रिलेट किया है। और एक चीज, एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सॉल्ट एनालिसिस। वो जब 11 12 जब आप प्रिपरेशन के मोड पे आओगे, जब आपकी 11 कंप्लीट हो जाएगी, 12 कंप्लीट, जब आप कंपटीशन के लिए फोकस होगे, एक्चुअली ये 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें टॉपिक आता सॉल्ट एनालिसिस। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस के भी उसमें डाले हैं। एक्चुअली रेडिकल्स को फाइंड आउट करना होता है, तो वो चीजें मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बताऊंगा। लेकिन सॉल्ट एनालिसिस में आपको रेडिकल्स, एनायनिक, बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स, एनायनिक, कैटायनिक रेडिकल्स को ढूंढने का टेक्निक है और सब कुछ मिक्स करके एक बार में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। क्योंकि उसमें तो ये नहीं पूछेगा कि मैं एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन दूंगा, पी ब्लॉक से एक दूंगा, देन सॉल्ट एनालिसिस से एक दूंगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से एक दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहीं से भी उठा के आपको दे सकता है। तो सब चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड को। मेरा पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार आप देख लो, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप मुझसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इट इज गिवन हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स CD4? ड्यूट्रोमीथेन कौन देता है? अच्छा, एक छोटी सी चीज बताओ, मैंने आपको यहां पे सारा कार्बाइड दिया हुआ है। मैंने बताया था बेरिलियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है। इनको छोड़कर जितने भी कार्बाइड होते हैं, जैसे CaC2, SrC2, देन BaC2, अगर इनका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये अपॉन हाइड्रोलाइसिस क्या देगा? C2H2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो आपने बताया था, बिल्कुल सर हमें याद है। और अगर ड्यूटेलाइसिस करते हैं, यानी D2O के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये दे देगा आपका क्या बच्चों? C2D2 देगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अगर बेरिलियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड की हम बात करते हैं, फॉर्मूला भी इनका डिफरेंट होता है। ये अपॉन हाइड्रोलाइसिस बेरिलियम कार्बाइड क्या देता था? जल्दी बता दो, CH4। और मैग्नीशियम कार्बाइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस क्या देता था बच्चों? जल्दी से बता दो, C3H4। यही तो था, अगर मुझे मेमोराइज है तो। अब यहां पे पूछा है कि ड्यूट्रोलाइसिस, ड्यूट्रोमीथेन कब बनेगा? तो अगर मैं H2O के जगह D2O लिख दूं तो आपको पता है CH4 के जगह क्या बनेगा? जल्दी बता दो बच्चों, CD4 बनेगा। क्या बनेगा? CH4 के जगह CD4 बनेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोमीथेन। अब आपको समझ में आ चुका होगा, डायरेक्ट आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा? B2C प्लस D2O, इट गिव्स यू CD4। आ गया बच्चों? बहुत अच्छी बात है। चलो मैं रब करता हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज को समझ लो। What is given here in the next question, that is the question number 2, that is chromate है। MCrO4 को अगर हम CH3COOH के साथ ट्रीटमेंट करें, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, तो सस्पेंशन बनता है। अच्छा, सस्पेंशन का मतलब क्या? सस्पेंशन का मतलब नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व। Above change is correct for which metal ion? याद करो, मैंने थ्योरीज में बताया था, अगर मैं MCrO4 की बात करूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे अगर मैं लिखूं BeCrO4, देन अगर मैं लिखूं MgCrO4, देन मैं लिखूं CaCrO4, देन मैं लिखूं SrCrO4, एंड अगर मैं लिखूं BaCrO4, तो ये सब की सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे बच्चों, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगा मतलब इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा मतलब सस्पेंशन बनाएगा। तो सस्पेंशन जल्दी से कौन बना देगा बच्चों? BaCrO4 यानी Ba2+। यही तो है भैया। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अबव चेंज इज करेक्ट फॉर विच मेटल आयन? ओनली Ba2+। ये बहुत बेस्ट तरीके से आपका सस्पेंशन बनाएगा, यानी डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहेगा। सस्पेंशन मतलब क्या? अनडिसॉल्व फॉर्म। जैसे वाटर में अगर तुम चीनी डाल दो तो पूरा घुल जाता है, सॉल्यूशन बनता है। लेकिन वाटर में अगर चॉक डाल दो या सैंड डाल दो, जैसे चॉक डाल दिया, वो सस्पेंशन बनता है। तो बनाएगा कौन? Ba2+। थियरीज का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ओनली C।
यानी ओनली Ba2 प्लस आयन। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, और बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन एन इनऑर्गेनिक सॉलिड, एक इनऑर्गेनिक सॉलिड X है, ठीक। When heated it produce a gas which produce turbidity in lime water। यानी इतना तो हमें समझ में आ चुका है, turbidity in lime water यानी वो गैस जो है वो CO2 है। बहुत अच्छी बात है। सेम गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस, सेम गैस यानी CO2 फिर से प्रोड्यूस होगा जब हम उस सॉल्ट को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीटमेंट कर दें। तो बोलो इसमें से कौन सा कंपोनेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। यानी इतना तो हमें समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं कंपोनेंट जो है वो बाइकार्बोनेट है। अगर बाइकार्बोनेट को हम ट्रीटमेंट करते हैं तभी तो वो कार्बोनेट बनता है और साथ में CO2 निकलता है। बहुत अच्छी बात है, यही तो टर्बिडिटी लाता है। यस सर, बहुत अच्छा। ये CO2 अगर इसी कार्बोनेट को, अगर बाइकार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से थोड़ा हम देख लें। बिल्कुल सर, अगर हम HCl के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो Na प्लस HCO3 माइनस H प्लस प्लस Cl माइनस, यही तो होता है। बिल्कुल, अब ये इसके पास चला गया तो बनता क्या है बच्चों, NaCl, और ये इसके पास चला गया तो क्या बनता है, H2CO3। और आपको पता है H2CO3 क्या होता है बच्चों, स्टेबल नहीं होता। ये आफ्टर ब्रेकिंग की क्या फॉर्म देता है, H2O प्लस CO2। सो दीज आर द गैसेस। ये CO2, ये आपका CO2, ठीक है। दोनों केस में देखो CO2 आ गया, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सर आंसर है NaHCO3। सल्फाइड नहीं होगा, कैल्शियम का नहीं होगा, सोडियम का नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा थ्योरी को बूस्टअप करो और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, NaOH, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में बताया था। NaOH को सल्फर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है, देखो तो। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो क्या है, NaOH, ठीक है। इसको सल्फर के साथ हमने ट्रीटमेंट किया तो बनता है क्या आपका, Na2S प्लस Na2H2O3। ये तो समझ में आ गया। इसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्ट S, यानी S क्या है आपका, Na2H2O3 यानी हाइपो है। इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो, Na2H2O3 इंटू 5H2O, दिस इज द फॉर्मूला। बहुत अच्छी बात है, Na2H2O3 इंटू 5H2O। अब इसी सॉल्ट S को यानी Na2H2O3 को अगर मैं किसके साथ ट्रीटमेंट कर दूं, AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट कर दूं, याद रखना, ठीक है। तो आपका एक कंपोनेंट पहले बनेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, Na2H2O3, तो बनेगा Ag2H2O3। बहुत अच्छी बात है, Ag2H2O3। एक्चुअली ये आपका वाइट PPT है, याद रखना। अब इसका जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, ये थोड़ा छुपी हुई बात थी, ये आपका बनेगा Ag2S बच्चों। एक्चुअली P ये है आपका, समझ में आया, Ag2S। ये रिएक्शन भी मैंने करवाया था आपको हाइपो के रिएक्शन में, और ये कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लैक। तो गलती से भी व्हाइट लिख के मत आ जाना, ये है कंप्लीट रिएक्शन। सो द आंसर इज नॉट white, दैट इज द ब्लैक PPT। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रिएक्शन याद है, यस, थ्योरी में मैंने ऐसा रिएक्शन आपको करवाया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ खास प्रॉब्लम आने वाली है। चलो रब कर दूं क्या, बिल्कुल सर जी रब कर दिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलो रब कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेस्क्यू ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था, नॉर्मल क्या होता है, पोटेशियम जो होता है आपका नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, K2O,
सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, पराऑक्साइड सोडियम के भी बनते हैं, और पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सेस्कियो ऑक्साइड भी बनाता है, यानी K2O3। ठीक है, अब इसमें आपसे कहता है सेस्कियो ऑक्साइड K2O3 इज प्रिपेयर्ड बाय केयरफुल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KO2। KO2 का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपका बनता है K2O3। यानी अगर मैं ऐसा लिख दूं KO2 2 मोल्स तो आपका बनेगा K2O3 प्लस हाफ O2, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। सुपर ऑक्साइड से सेस्कियो ऑक्साइड बन गया। चेक कर लो, बैलेंस कर लो, हाँ बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपका क्वेश्चन में कहता है कि भैया K2O3 क्या कंटेन करता है, व्हाट K2O3 कंटेन्स, K2O3 में क्या है। चलो देखो तो, K विथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है पोटेशियम कहीं पर भी हो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये कौन सा आना है, पैरामैग्नेटिक, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2K प्लस O3 पे 2-, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, K2O2 एंड KO2 इन 1:2 रेशियो, ये जो कंपोजिशन है मैंने बताया था, याद करो कि सुपर ऑक्साइड में कंपोजिशन जो होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड का और पर ऑक्साइड का होता है, और रेशियो क्या होता है बच्चों, K2O2 2:1, यानी ऐसे, या 1:2 या 2:1, यानी अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि पर ऑक्साइड यानी K2O2 और किसका कॉम्बिनेशन होता है आपका KO2 का। इसमें KO2 में कुछ स्ट्रेसेस जो होते हैं परऑक्साइड के भी होते हैं, जिसके चलते आपको पता है, मैंने बताया था सुपर ऑक्साइड कलर्ड नहीं होते, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ट्रेसेस ऑफ क्या बोलते हैं परऑक्साइड इट गिव्स कलर, जैसे सोडियम में भी होता है। तो इसमें जो इसका कलर हो जाता है वो रेशियो और कलर इसके चलते होता है, कलर और रेशियो होता है 1:2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। प्रोड्यूस्ड O2 ऑन डिकम्पोजिशन, तो अगर आपको मैं बात करूं तो KO2 से अगर आपका K2O3 बनता है तब भी हाफ O2 बनता है, और K2O3 का भी अगर हम डिकम्पोजिशन कर दे बच्चों तो आपका बन जाएगा K2O2 प्लस KO2 प्लस हाफ O2, अगर मैं बैलेंस कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ही रेशियो दिया हुआ है 1:2 का, यानी 1, 2, 3 एंड 4 चारों ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वी कैन से फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट, A, B, C एंड D, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। बहुत अच्छी बात है, रब कर देता हूं मैं इसको। चलो अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, Which of the following alkali metal carbonates are water soluble and produce? Which of the following alkali metal carbonates are water soluble and produce alkaline solution? चलो मुझे बता दो क्या होगा। आपको पता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अगर मैं बात करूं Na2CO3 की, अगर इसको वाटर में मैं डिसॉल्व कर दूं तो आपको पता है ये क्या बनने वाला है, NaOH, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। बनेगा क्या, देखो, हाँ सर बनेगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, 2Na प्लस एंड CO3 पे 2-, और H2O ब्रेकडाउन हो जाएगा H प्लस और OH पे माइनस। ये Na के पास कौन चला जाएगा बच्चों, OH चला जाएगा, बनेगा क्या, NaOH। इस H के पास कौन चला जाएगा, CO3, बनेगा क्या, H2CO3। सिमिलरली KOH बनेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल एंड प्रोड्यूस अल्कलाइन। ये देखो बेस बना, बेस क्या होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। क्या मैं सही हूं, हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस जो होते हैं अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, चाहे वो Na2CO3 के केस में हो जाए, चाहे K2CO3 के केस में भी KOH बनेगा, Rb2CO3 के केस में भी RbOH बनेगा, यानी ओवरऑल सारे आपके दे देंगे। लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो होता है, लिथियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होने के बाद Li2O प्लस CO तो स्टेबल नहीं होता, और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इसको छोड़कर बाकी तीनों जो हैं मेटल कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल हैं और अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 वी कैन से B, C एंड D आर द
करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार ध्यान से। टेस्ट ट्यूब ए एक्सेस ऑफ MgNH3, ये बिल्कुल सॉल्ट एनालाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा अभी, लेकिन बाद में सॉल्ट एनालिसिस में मेरे लेक्चर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंसीडर फॉलोइंग 3 ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट ट्यूब विच में कंटेन क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन और बोथ। देखो टेस्ट ट्यूब 1 जब MgNO3 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो कार्बोनेट आयन में नाइट्रेट बाहर निकलता है और Mg के साथ कार्बोनेट यानी MgCO3 और MgSCO3 बनता है। जब इसका फिल्ट्रेट करते हैं तो व्हाइट PPT बनता है। लेकिन अगर मैं टेस्ट ट्यूब 2 की बात करूं तो ऐसा कंप्लीटली नहीं आता। तो अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये वाला रिएक्शंस आपका सही है। अभी ये इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने के बाद अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर एक्चुअली हो जाएगा टेस्ट ट्यूब A contains bicarbonate ion and test tube A contains both bicarbonate and carbonate ion both, यानी A और D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं अभी यहां तो थोड़े समय में नहीं दे सकता, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्ट एनालिसिस में मिल जाएगा। फॉर दिस क्वेश्चन A and D आर द करेक्ट ऑप्शन। इसको थोड़ा होल्ड पे रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारे चैप्टर का ही है। NaH प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन, NaH कब H2O गैस प्रोड्यूस करता है, पहले एक बार चेक कर लें। आपको पता है NaH का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं तो आपको ये क्या बनेगा, NaOH और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इट रिएक्ट्स विथ हेवी वाटर। अगर NaH को हम हेवी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों तो आपका क्या बनेगा, NaOD प्लस ड्यूटेरियम D2 बनेगा। यही तो बनेगा, बिल्कुल सर यही बनेगा। बहुत अच्छी बात है। और अगर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, अच्छा अगर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं फ्यूज का तो आपको पता है NaH किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, जल्दी बता दो बच्चों। Na प्लस एंड H माइनस होगा क्या, बिल्कुल। अच्छा Na प्लस कहाँ जाएगा, एट आपका कैथोड। कैथोड पे क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। तो एट कैथोड क्या बनेगा, Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बन गया बच्चा Na। और अगर मैं बात करूं एनोड की, एट एनोड तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। एट एनोड क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। तो H माइनस क्या बन जाएगा, H, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें 2 लगा दो, यहाँ H2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, ये 2 और ये 2, यानी ये वाला हो गया आपका। उसके बाद इज हीटेड फॉर डिकम्पोजिशन। ये काफ़ी क्या होता है, थर्मली स्टेबल होता है, ये सबको पता है। तो ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, थर्मली स्टेबल होता है। तो जल्दी से मैं जान सकता हूं किस किस केस में हाइड्रोजन निकलेगा। पहला वाला इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड थर्ड वाला A और C इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 वी कैन से A एंड C आर द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम बच्चों, नहीं सर, चलो रब कर दूं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है X, ओके, प्रोड्यूस अ बाइनरी कंपाउंड Y, ठीक है। ऑन हीटिंग बाइनरी कंपाउंड Y, चलो X क्या प्रोड्यूस करता है, अगर मैंने हीट किया तो प्रोड्यूस किया Y, ठीक। ऑन हीटिंग एट लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर पर अगर हीट करें, a gas Z and a solid S is produced when it is heated at high temperature। अच्छा, एक गैस भी प्रोड्यूस होगा, यानी अगर इसको हाई टेम्परेचर पे हम हीट करें तो आपका क्या बनेगा, Z प्लस S बनेगा। S क्या है आपका, सॉलिड है, ठीक है, और Z आपका क्या है बच्चों, गैस है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, Y is neutral towards litmus and liquid at room temperature। बहुत अच्छा, Y क्या है आपका, न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल तो होता कौन है, ना जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना बेसिक, और लिक्विड भी है। तो दिमाग में एक चीज तो आ रहा है सबसे पहले, कहीं ना कहीं Y जो है वो वाटर होगा, क्योंकि वाटर ही सबसे पहले दिमाग में आ जाता है जो न्यूट्रल होता है लिटमस के तरफ।
और डेफिनेटली ये इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, यानी जो भी ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसमें वाटर के फॉर्म में होगा, यानी कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट ले लो क्रिस्टलाइजेशन होगा, तभी तो हीट करने पे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं Na2SO4 × 10H2O, तो आपको पता है अगर इसको लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 + 10H2O। एक नॉर्मल एग्जांपल दिया, या मैं लिखूंगा CaSO4 × 2H2O, इसको अगर लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 + H2O, और हाई टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो बनेगा CaO + SO2, तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये तो हम समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो रब कर दिया, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद कहता है गैस जेड प्रोड्यूस व्हाइट टर्बिडिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ S। अच्छा, ये क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ S में व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, यानी जो आपका गैस जेड है वो इसमें टर्बिडिटी लाएगा। टर्बिडिटी लाने के लिए डेफिनेटली आपको पता है कि इस गैस में जो कंपोनेंट, अब क्वेश्चन एक बार देख लो इतनी दूर में, बोलता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या है, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में एक चीज तो आ गया कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम के, मैग्नीशियम तो कैल्शियम सल्फेट की बात मैं करूं, तो आपको पता है कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो हीट करने के बाद लो टेम्परेचर पे क्या दे देगा, CaSO4 + 2H2O, यानी जो Y है आपका वो तो H2O निकल गया, ठीक है। अब ये जो CaSO4 है इसको और अगर टेम्परेचर पे हीट करें तो बनेगा CaO + SO2, और आपको पता है ये CaO होता क्या है बच्चों, क्विक लाइम होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें, और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो डायरेक्टली आंसर है, ऐसा नहीं है कि मैंने मेमोराइज करके रखा है, बट हाँ इसमें से एक एक करके प्रैक्टिस करते जाओगे। सोडियम के केस में Na2O बनेगा, Na2O का वो फॉर्म नहीं होता, और उसी तरह से MgO के केस में भी टर्बिडिटी नहीं आती। आपको पता है यहाँ स्लैग लाइन बनने के चांसेस होता है अगर ये CO2 होता, ठीक है। और टर्बिडिटी, यहाँ व्हाइट टर्बिडिटी बोला है तो भैया SO2 है, यानी जो ये आपका जेड है बच्चों वो SO2 गैस है, और ये जो आपका CaO है ये आपका क्या S है, मतलब सॉलिड है। कंप्लीट बात, तो इतना तो हम कंक्लूड कर ही चुके हैं कि जो हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो D है। और आपको पता है कैल्शियम के सल्फेट जो होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, तो इनऑर्गेनिक सॉलिड इज स्प्रैंगली सॉल्युबल, ये तो भी हो गया। अब उसके आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं 1 नंबर पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रीन अब and produce green color with Cr2O7 chromate ion in acidic medium। जब aqueous solution are produce, तो जब SO2 अगर Cr2O7 के साथ ट्रीटमेंट करता है तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और वो कॉम्प्लेक्स इसमें एक ही दिया हुआ है, CrH2O होल 6 होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला नंबर का D करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा जो होगा वो आपका जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो क्या है, D CaSO4 × 2H2O, और तीसरा जो होगा सी ऑप्शन, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये चीज आपको थोड़ी और अच्छे से समझ में आएगी जब आप मेरे सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स को, सॉल्ट एनालिसिस के थ्योरी लेक्चर को देख लोगे। हो सकता है ये स्लाइड कंफ्यूजिंग आपको हो, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस के जब आप मेरे नोट्स को देखोगे तो उसमें मैंने इसको और अच्छे तरीके से मॉडिफाइड कर दिया, कब किस रेडिकल्स की किस तरह से हम चॉइस करते हैं, कब किसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं वो भी। लेकिन अभी आप 11th में हो तो मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब IIT की और नीट की प्रिपरेशन करोगे तो ओवरऑल 11 12 आता है, तो उस चीज को हम अच्छे तरीके से और देख लेंगे। तो सॉल्ट एनालिसिस का मेरा लेक्चर देख के इसको सॉल्व करने के बाद आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलो 4th नंबर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ S व्हेन ट्रीटेड विथ व्हेन हीटेड विथ, या ट्रीटेड लिख दो, व्हेन ट्रीटेड विथ NH4Cl। अच्छा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ S तो हम समझ चुके हैं बच्चों, CaO + H2O है, क्योंकि CaO ही तो है, यानी ये है क्या एक्चुअली में CaOH होल ट्वाइस, बहुत अच्छी बात है, और प्लस NH4Cl, प्लस NH4Cl, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है क्या बनने वाला है, यस सर, क्या बनेगा, CaCl2 प्लस NH4OH, यही तो होगा, बिल्कुल, CaCl2 प्लस NH4OH।
चलो बहुत अच्छा, इसमें लगा दिया 2। अब आपको पता है NH4OH स्टेबल नहीं है, ये किस में टूटता है, NH3 प्लस H2O में। आंसर आ चुका है कि भैया क्या बनने वाला है, व्हेन ट्रीटेड विद NH4Cl इट प्रोड्यूस अमोनिया NH3 गैस। तो फोर्थ का सी करेक्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, बहुत अच्छी बात है, इट्स सो मच इजी। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, इसको एक बार पढ़ लो और देखो कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। इसको एक बार पढ़ो, फिर आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ी देर में रिटर्न आता हूं। सो आई होप सब बच्चों आपने इसको पढ़ लिया होगा। ये भी कुछ सॉल्ट एनालिसिस के ही इसमें पार्ट हैं, मैंने कुछ ऐड ऑन किया है ताकि जब आपकी 11 कंप्लीट हो जाए, 12 कंप्लीट हो जाए, तब जब इसको एक बार आप रिव्यू का कंपटीशन में, तो आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा वेटेज दिखे। इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ लो। मैग्नीशियम इज द 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मैग्नीशियम सॉल्ट अकर्स टू अबाउट 0.13% इन सी वाटर। ओके, मैग्नीशियम डज नॉट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म, सो दैट इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय देयर सॉल्ट, by their salts. Okay, it forms alloys with Al, Zn, Mn and Sn. The similarity between Mg and Li is called diagonally. ये भी बता चुका हूं। अब कहता है select the reaction which is not correct। ये खुद देखो बताया था, NH3 गैस देता है, मैग्नीशियम कार्बाइड के लिए ये C3H4 देता है, लेकिन MgCO3 ब्रेकडाउन होकर MgOCO2 बनता है। लेकिन कभी ये देखा है कि MgCl2 हाइड्रोलाइसिस होने के बाद MgOH हॉल ट्वाइस प्लस 2HCl देता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सीधा हम कह सकते हैं 1 का C इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो मैं रेस्ट ऑफ को बच्चों रब कर देता हूं और आगे बढ़ चलते हैं। दिस इज 1 का C। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, Which of the following reaction is written with correct observation? देखो ये फिर से सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो, बाद में जब सॉल्ट एनालिसिस में आएगा तो मैं एक बार फिर से इन क्वेश्चनों को रिव्यू कर दूंगा शॉर्ट नोट में, मतलब जो मैं वहां पे थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें। Mg2 प्लस KHCO3 ये व्हाइट पीपीटी देगा, ठीक है। रिएक्शन में रेडिकल्स का एक्सचेंज होता है। Mg2 प्लस K2CO3 कलरलेस सॉल्यूशन। Al3 प्लस को अगर Na2SO4 के साथ दो तब व्हाइट जिलेटिनियस पीपीटी देता है, ठीक है। देखो कुछ यहाँ पे मिस्टेक है बच्चा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिटन विथ करेक्ट ऑब्जर्वेशन। यस, तो क्या है, ये जो Mg2 प्लस और K2HCO3 है ना, ये व्हाइट पीपीटी देगा ना ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा, सिर्फ Al3 प्लस Na2CO3 के साथ व्हाइट जिलेटिनियस प्रोडक्ट देगा। और यहाँ पर भी यही क्वेश्चन JEE 2018 के एग्जामिनेशन में भी आया था। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा क्वेश्चन में मैं भी देखने में रीड करने में मिस्टेक हो गई थी। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये एनालिसिस में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए थर्ड नंबर पे आ जाइए। Which of the following property of magnesium does not resemble with lithium? Bicarbonate of both exist in solution state but not in solid state. बिल्कुल सही है। Carbonate of both produce CO2 on heating. बिल्कुल सही है। Both can produce nitride on reaction with N2. बिल्कुल सही है। Both produce color in the flame test. Magnesium color नहीं देता, lithium color देता है, यानी D जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है D is the correct option। चलो फोर्थ में, which of the following order is not correct for the polarizing पावर। चलो मुझे पता है पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, जल्दी बता दो। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। देखो यहाँ स्मॉलर ज्यादा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर Ba2 प्लस की बात करो तो Ba2 प्लस का साइज ज्यादा है, तो Ba2 प्लस का पोलराइजिंग पावर Mg2 प्लस से कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का D इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो अब 5 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओर कंटेन MgCO3। ये तो बहुत इजी है, डोलोमाइट एंड मैग्नेसाइट, इसमें MgCO3 होता है, यानी 5th का C है। देखो बार बार मैं कह रहा हूं, इन दो क्वेश्चनों को मैं फिर से आपको समझाऊंगा, ये वाला नहीं, ये वाला एक क्वेश्चन, यही वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है इसमें, बाकी सब तो इजी है। और ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये वाला जो आपका 9th नंबर है, ये आपके सॉल्ट एनालिसिस में और भी बेहतरीन तरीके से आएगा। 9th नंबर, 10th का 1 पार्ट और एक 7th का पार्ट, ये एनालिसिस में आपके आ जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चंस का मैंने लेवल थोड़ा अच्छा रखा इस बार, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप एक बार में सब पढ़ के फिर से सॉल्व करना चाहो तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। तो बच्चों अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।